बता देता हूँ आपको वन बाय वन कैसे कैसे था, ठीक है, जहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है वो भी बता देता हूँ। अच्छा, पहला सवाल था कि कौन सा स्टेटमेंट लाफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का करेक्ट होगा, ठीक है। अब आपको पता लाफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये बोलता है कि जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करें और दो से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाएं, तो उन कंपाउंड्स में वो वाला एलिमेंट जिसका मास जो फिक्स मास वाले के साथ कंबाइन करेगा, जिसका मास लाइक फिक्स नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, वो सिंपल रेशो में होगा, ठीक है। तो जहाँ पे आप सेकंड ऑप्शन देखोगे, सेकंड ऑप्शन में आपका कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके दो ऑक्साइड बना रहा है, एक CO2 एक CO, ठीक है। अब इन दोनों में कार्बन का मास फिक्स है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो ऑक्सीजन का रेशो होगा, ठीक है, फिक्स मास लिख रखा है इसने कि फिक्स मास कार्बन का है, तो ऑक्सीजन का रेशो होगा दोनों का सिंपल होना चाहिए। यहाँ पे दो ऑक्सीजन तो टू, अगले वाले में एक होगा, तो 2:1 आ जाएगा, वो बाई मास भी सेम ही आता और बाई नंबर भी सेम ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी कोई भी ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है। जैसे पहले वाला देख लो आप, पहले वाले में बोलता है सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेकन फ्रॉम एनी सोर्स विल ऑलवेज हैव कार्बन एंड ऑक्सीजन इन रेशो 1:2। ये स्टेटमेंट किसका आ जाता है? फिक्स रेशो वाला। जो फिक्स रेशो वाला लाइक रेशो आपको बता रहा है कार्बन और ऑक्सीजन का, कि आप किसी भी सोर्स से पकड़ें, जो सोर्स आ रहा है ना, सोर्स, ये सोर्स आता है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में। क्योंकि डेफिनेट प्रोपोर्शन यही बोलता है कि कोई भी सोर्स हो, जो रेशो बाय मास होगा वो हमेशा फिक्स होगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ डेफिनेट का स्टेटमेंट है ये वाला। अच्छा, सी आपके पास है, व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन द अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड टेकन फॉर अ रिएक्शन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम इन मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म। ये स्टेटमेंट इसका नहीं है, ठीक है ना, लाइक ये स्टेटमेंट बिल्कुल से जेन्युइन सा स्टेटमेंट है, इसके रिलेटेड कोई स्टेटमेंट नहीं है, इस लॉ के रिलेटेड कोई स्टेटमेंट नहीं है इसका। लास्ट वाला भी कोई स्टेटमेंट इसके साथ मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन एक ही होगा, बी। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज इन। अब देखिएगा 16 ग्राम ऑक्सीजन दे रखा है। अब 16 ग्राम ऑक्सीजन अंडरस्टूड है, मॉलिक्यूल पूछे तो O2 की फॉर्म में होगा, इसमें कंफ्यूजन मत रखना, क्योंकि आगे मॉलिक्यूल पूछे गए हैं तो ऑब्वियसली O2 फॉर्म में होगा। अब 16 ग्राम मैंने लिख रखा, अब आपको पता मॉलिक्यूल बराबर होंगे नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगैड्रोस नंबर। तो 16 ग्राम O2 में नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, गिवन मास बट मोलर मास, गिवन आ गया 16, और O2 का मोलर मास कितना आ जाएगा, मोलर मास 32, राइट। O2 है, 1 का 16, 2 का 32, मल्टीप्लाई बाय एन है, तो 16/2 आ गया 1/2, 1/2 इज 0.5, दैट मीन्स हाफ मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब आपको कुछ नहीं करना था निचले वाले में, आप मॉलिक्यूल ढूंढते भी नहीं तब भी चलता, आपको सिर्फ सिंपली क्या करना था, मोल ढूंढना था। लाइक O2 वाला, बाकी तो सब सेम ही दे रखे हैं, डायटोमिक है सब के सब। अच्छा, उसके बाद देखो कि आप इस सब ऑप्शन में से सेकंड ऑप्शन है ना, 14 ग्राम ऑफ N2। 14 ग्राम ऑफ N2 का मतलब इसमें मोल निकाल लीजिए, मोल किसके बराबर होगा, वही सेम गिवन मास बाय मोलर। अब गिवन कितना दे रखा 14, और मोलर कितना होगा N2 का 28, क्योंकि 1 का 14 होता है, 2 का 28 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर कर दूंगा तो ये आ जाएगा हाफ मोल ऑफ Na। इतना लंबा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, किसी ने किया बच्चे ने यहाँ पे, लेकिन बहुत लंबा कैलकुलेशन कर रखा है, इतना नहीं करना आपको, फाइंड आउट थोड़ी ना करना आपको सिर्फ बताना है किसके बराबर आएगा। तो देखो ऊपर वाला आंसर निचले वाला आंसर मैच कर जाएगा, Na का वैल्यू पुट भी कर दो तब भी तो सेम ही होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाकी ऑप्शंस मैच नहीं करेंगे, बाकी वालों में देख लो। जैसे सपोज कर लो ये 16 ग्राम ऑफ CO है, इसका मॉलिक्यूलर मास 28 आ जाएगा, ये तो चला गया, ठीक है ना, क्योंकि 16 दूना 32 होता है, ये तो कम आ जाएगा। अच्छा, 28 ग्राम ऑफ N2, 1 मोल आ जाएगा, सिंपली 1 मोल आ जाएगा, ठीक है ना, क्यों 28 ग्राम इसका, और N2 का मोलर मास भी 28 ही होता है। अच्छा, 2 ग्राम ऑफ H2, इसमें भी 1 ही मोल मिलेगा आपको, तो ये आंसर भी कट जाएगा, तो सिंपली ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है कि कौन सा ऐसा था जो रेस्पॉन्सिबल है टू रूल आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ और ट्रेजेक्टरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, सिंपल सा है, क्योंकि हाइजेनबर्ग ने ऐसा कहा था कि डेफिनेट ट्रेजेक्टरीज इलेक्ट्रॉन्स की नहीं होती हैं, इट इज़ ओनली द पॉसिबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी, सर प्रोबेबिलिटी होगी, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। और उस प्रोबेबिलिटी को हम कैसे लिखते हैं, साई से, ये भी पॉइंट ध्यान में रखना। साई इज वेव फंक्शन, साइज वेव फंक्शन जिसका खुद का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा, ठीक है ना, बट ये जो साइज स्क्वायर लिखते हैं हम, ये सिग्निफिकेंट होता है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ये आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताता है। ओके, सो हिजनबर्ग ने इसको रूल आउट किया था कि जो डेफिनेट ट्रेजेक्टरीज होंगी इलेक्ट्रॉन्स की वो नहीं होती हैं, इसने कहा कि ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो इजी सा। अच्छा, नीचे आपके पास एक शेप दे रखा, आप शेप देखना ध्यान से इस शेप को, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है। आप देखोगे जो लोब्स दे रखे हैं वो एक्स और वाई पे दे रखे हैं, जेड पे कोई लोब नहीं है, ठीक है। और आपका वो डी ऑर्बिटल आपके दो तरह के होते हैं, एक्सियल ऑर्बिटल्स और दूसरे नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। एक्सियल में वो वाले जिनके लॉब्स एक्सिस पे होते हैं, वो कौन से होते हैं आपके स्क्वायर वाले, तो ये आ जाएगा सिंपली एक्स और वाई पे, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सिंपली, ठीक है, क्योंकि बाकी तीन तो आप ऐसे भी देख के कट कर सकते हो, बाकी तीन सेम सेम है, और इन तीनों के जो लोब्स हैं वो आपको मिलते हैं इन बिटवीन एक्सिस, इन बिटवीन
एक्सेस, ये बाकी 3 ए बी और सी ऑप्शन वाले, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आपके पास है कि कौन सा प्रॉपर्टी सही अरेंज नहीं किया गया है, आगे जो भी चीज़ें इनके साथ दे रखी हैं। अब देखिए पहला वाला है आयनिक साइज। अब आपको पता है सबके सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ दे रखे हैं, और इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में देखना आप सबके सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में सिंपली जितना नेगेटिव ज़्यादा उतना साइज ज़्यादा, जितना पॉजिटिव ज़्यादा उतना साइज कम। ये तो करेक्ट है, ठीक है ना। पहला वाला तो साइज करेक्ट, आपको देखना कौन सा डज नॉट एग्री, आपको गलत वाला देखना है, ठीक है। अच्छा सेकंड फास्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, बिल्कुल नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है, आपको पता है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, ठीक है ना, ये भी सही है बिल्कुल, दूसरा भी सही है। अच्छा तीसरे वाले में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दे रखा है, और आप देखोगे फ्लोरीन को क्लोरीन से ज़्यादा दिया गया है, और आपको पता है कि क्लोरीन का ज़्यादा होता है, फ्लोरीन का तो कम हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना। सो तीसरा वाला गलत हो जाएगा। लास्ट वाला मेटालिक आपको पता है डाउन दी ग्रुप मेटालिक करेक्टर बढ़ता है सिंपली, ठीक है, तो ऑप्शन डी भी आपका करेक्ट है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स दे रखे हैं। अच्छा नेक्स्ट आपको बोल रखा है जो डाइपोल मोमेंट इज द मेजर, डेफिनेशन रखा आपको बताना है कि किन वालों में परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा। ध्यान देना, किन वालों में परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा, आपको ये देखना है। लाइक डाइपोल मोमेंट एक्चुअली फ्लक्चुएटिंग भी होता है, फ्लक्चुएटिंग डाइपोल मोमेंट भी होता है। परमानेंट का मतलब कि है हमेशा होगा, लाइक कुछ कंडीशन नहीं है, हमेशा होना ही होना है, ठीक है। अब पहला वाला ऑप्शन देखोगे, पहले वाले ऑप्शन में जो CO2 मॉलिक्यूल है, आपको पता CO2 लीनियर होता है, ये ऐसा होता है C डबल बॉन्ड O, ठीक है, लीनियर मॉलिक्यूल। अब लीनियर मॉलिक्यूल में जितना ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा उतना ही दूसरा वाला ऑक्सीजन भी सेम खींचेगा, सेम मैग्नीट्यूड का होगा, ऑपोजिट साइन में देखने को मिल रहा है, आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो इसकी वजह से टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा, तो CO2 का जीरो हो गया, ठीक है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो कट गया, पहला और तीसरा सॉरी। अच्छा उसके बाद लास्ट वाले में जो SiF4 दे रखा है, अब SiF4 सिलिकॉन आपका कार्बन फैमिली का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 4 फ्लोरीन जुड़ रखे हैं, सिंपली आपका टेट्राहेड्रल आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और टेट्राहेड्रल हो गया, जितने भी सिमेट्रिक ज्योमेट्री है उन सबका डाइपोलमेंट जीरो होता है, तो इसका भी डाइपोलमेंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी भी कट जाएगा, फिर आपके पास बचेगा सिर्फ ऑप्शन बी, क्योंकि आपको पता O3 बेंड शेप होता है, लीनियर तो है नहीं, ये सिमेट्रिक तो है नहीं, बेंड शेप है, और NO2 भी आपका बेंड शेप है, तो सिंपली दोनों में डाइपोलमेंट परमानेंट देखने को मिल जाएगा, ओके। अच्छा ये वाला NCERT से उठाया इसने, जर्कोनियम फॉस्फेट वाला, ये NCERT भी दे रखा है, इसका NCERT भी पढ़ सकते हैं आप। आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी बताना है, रिलेशन बताना है दोनों में, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे हम, ये दे रखा आपके पास, ये जो आपके पास गिवन सॉल्ट है, जो भी स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट दे रखा है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है KSP किसके बराबर हो जाएगा, जर्कोनियम 3 टाइम्स, तो मैंने लिख दिया 3 टाइम्स ZR+3, ठीक है ना। इसके ऊपर ZR+3 रहेगा, और इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, ZR+4 आ जाएगा ना, टोटल चार्ज बैलेंस होना चाहिए, 4 3 12 एंड दिस इज 4 3 12, इसके ऊपर +4 दो इस फॉर्म में पूछा नहीं है, बट स्टिल याद रख लेना कि इसके ऊपर +4 आ जाएगा, ओके। अच्छा उसके बाद आपको पता है जर्कोनियम का भी सॉल्युबिलिटी एस कंसिडर करूंगा, फॉस्फेट का भी सॉल्युबिलिटी एस कंसिडर करूंगा, इनकी स्टाइशोमेट्रीज को इनके साथ भी रखूंगा और पावर में भी लेके जाऊंगा, तो सिंपली क्या कर दूंगा 3 टाइम्स एस, ठीक है, लिख दिया, इनटू 4 टाइम्स एस, और 3 टाइम एस का पावर 3, 4 टाइम एस का पावर 4, ठीक है। इसका मतलब 3 को पीछे लेके आ जाऊंगा, सो 3 का पावर 3 एंड 4 का पावर 4, फिर इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा, और एस का पावर 3 एस का पावर 4 हो जाएगा एस का पावर 7, ठीक है ना, ये आ जाएगा एस का पावर 7, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 6912, तो KSP इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया KSP इसके बराबर। लेकिन आपको एस पूछा था, तो ऑब्वियस है अगर KSP इसके बराबर है तो एस किसके बराबर आएगा, इसको डिवाइड में लेके चले जाओ, तो पहला ऑप्शन देखो आप, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। मोरेवर ये इस बार जेई में भी था, इस बार जेई में भी पूछा था, सेम ही था, जर्कोनियम फॉस्फेट ही पकड़ा था उन्होंने भी। अच्छा नेक्स्ट आपके पास है आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है ना, ध्यान से देखना जो बताता हूँ, इस चीज़ को ध्यान से समझना। अब जब कभी भी आपको इक्वेशंस को अगर सेम करना है, अगर आप कभी मल्टीप्लाई करते हो, अगर इक्वेशन को कभी मल्टीप्लाई करोगे ना, इसको समझना ध्यान से, तो आपके जो रेट कांस्टेंट्स के वैल्यूज़ हैं या जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के वैल्यूज़ हैं, वो उसमें मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको उसमें स्क्वायर करना है, ये समझना ध्यान से। अगर आप इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हो तो रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई नहीं करना है, रेट कांस्टेंट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप कभी डिवाइड कर दोगे, मान लो किसी इक्वेशन को आपने डिवाइड किया, तो डिवाइड करने का मतलब है कि आपका अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने किसी इक्वेशन को डिवाइड किया तो डिवाइड करने का मतलब है कि आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसके साथ अंडर रूट लगेगा, आपको डिवाइड नहीं करना, उसको उस पर रूट लगा देना है। सो मल्टीप्लाई का मतलब स्क्वायर, सो मल्टीप्लाई का मतलब स्क्वायर करना है, ये याद रखना, सिर्फ सवाल बन जाएगा, ठीक है। और डिवाइड का मतलब है अंडर रूट, बस इतना ध्यान में रखना, ठीक है। देखो मैं कैसे बना लेता हूँ, अब इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान में रख लो। अब देखो दोनों सेम ही तो लग रहे हैं, SO2 + O2 SO3 बना रखा है, बस दूसरे वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर रखा, पहले वाले में तो 1 1 है, तो मैं क्या कर दिया, मैं ऊपर वाली इक्वेशन को, पहले वाली इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दिया 2 से,
ठीक है। अच्छा, जैसे मैं पहले वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा तो दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगे, दोनों तो सेम सेम ही हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इनकी जो रेट कांस्टेंट है, सो जो ऊपर वाला k1 है वो k2 के बराबर तब होगा जब मैं इस पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, ठीक है। मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जो k1 था, मैंने अभी कहा था ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसके वन के साथ स्क्वायर हो जाएगा। मैंने लिखा भी है कि जब इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे तो रेट कांस्टेंट का स्क्वायर हो जाएगा, तो k1 का स्क्वायर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा k1 का स्क्वायर इज इक्वल टू k2, क्योंकि दोनों इक्वेशन तो बराबर हो गए, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका ऑप्शन सी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना, मान लो यही ऊपर वाला इक्वेशन में देता और क्या कर देता, ऊपर वाली इक्वेशन को उल्टा करके लिखता, फिर आपको दो चीज़ें करनी थी। एक तो ऊपर वाले इक्वेशन को सीधा भी करना था, लाइक अगर उल्टा कर रखा था तो आपको रिवर्स करना था इक्वेशन को, लेफ्ट वाली चीज़ें राइट पे लेके जानी थी, और उसके साथ साथ में आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ता। अब जब मल्टीप्लाई करते तो रेट कांस्टेंट का स्क्वायर हो जाता, वो तो समझ में आ गया। लेकिन जब आपको रिवर्स करना तब क्या करना था, जब आप पूरी इक्वेशन को रिवर्स कर दो तो तब आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसको समझना ध्यान से। जब आप इस इक्वेशन को रिवर्स कर दो, मान लो मैं SO3 को लेफ्ट पे ऐसा ऐसा ना दे रखा होता और ये SO3 लेफ्ट पे दे रखा होता, अब मेरे को इसको राइट पे लेना था, तो मैं इक्वेशन को जैसे फ्लिप करूंगा तो रेट कांस्टेंट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। वहां पे रेट कांस्टेंट डिवाइड हो जाएगा, फिर जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे आप चल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नीचे एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन रखा आपके पास, ठीक है ना, डिस्प्रपोर्शनेशन है। आपको पता है डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या रहेगा, एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी करता है और वही एलिमेंट रिड्यूस भी करता है। आप देखोगे लेफ्ट साइड पे जो Br है इसके ऊपर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में है। अच्छा, साथ वाले में Br नेगेटिव दे रखा है, ऑलरेडी दे रखा, तो इसका मतलब इसके ऊपर -1 आ गया, ठीक है। और ये आ गया BrO3 नेगेटिव, ये जो ब्रोमाइट आइन है आपका, तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा +5, क्योंकि ऑक्सीजन पे -2 रहता है, 3 2 6 6 में एक निकाल लीजिए 5 आ जाएगा। अब ब्रोमीन 0 से -1 जा रहा है, रिडक्शन हो गया, और वही ब्रोमीन 0 से +5 जा रहा है तो ऑक्सीडेशन हो गया। इसका मतलब ब्रोमीन ही ऑक्सीडाइज कर रहा है और ब्रोमीन ही रिड्यूस कर रहा है। आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अब बाकी देख भी लेना तो बाकी में सेम ही होगा हिसाब, बट आपको आगे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, यहीं पर काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रोमीन ही ऑक्सीडाइज कर रहा है और ब्रोमीन ही रिड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पे लिख रखा है कि ब्रोमीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीडाइज भी कर रहा है और रिड्यूस भी कर रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नंबर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन बताने थे आपको, और 3,4 डाइमिथाइल हेप्टेन में। ये 3,4 डाइमिथाइल हेप्टेन आपके पास रखा, मैंने बना लिया, देखिएगा ये 3,4 डाइमिथाइल हेप्टेन बना लिया मैंने। अच्छा, इस 3,4 डाइमिथाइल हेप्टेन में आपको 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री वाले कार्बन बताने थे। आपको पता है जो टर्मिनल वाला दैट इज ऑलवेज 1 डिग्री कार्बन, और जो बीच में 2 कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा दैट इज 2 डिग्री कार्बन, और वो कार्बन जो 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा दैट इज 3 डिग्री कार्बन। सो दिस इज 3 डिग्री कार्बन, दिस इज ऑल्सो 3 डिग्री कार्बन, राइट, एंड दिस इज 2 डिग्री कार्बन, क्योंकि 2 ही कार्बन के साथ बॉन्डेड है, तो काफ़ी ईजी सा है, आप देख के भी बता सकते हैं, ठीक है। तो आप इस सिंपली स्ट्रक्चर बना लो और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कौन सा 2 डिग्री, कौन सा 3 डिग्री, कौन सा 1 डिग्री का कार्बन हो जाएगा, ओके। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पे देखा सवाल, जब कभी भी मल्टीपल बॉन्ड में डिस्प्लेसमेंट होगा, देखो मैं इस तरीके से इसको बना लेता हूँ, जैसा समझना इसको ध्यान से। मान लो मैंने ऐसा लिख लिया C डबल बॉन्ड C, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पे अटैक करवा देता हूँ CN नेगेटिव का, इस डबल बॉन्ड पे मैं CN नेगेटिव का अटैक करवा देता हूँ, सपोज कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं CN नेगेटिव का अटैक करूँगा किसी भी एक कार्बन सेंटर पे, मान लीजिए मैंने इस कार्बन सेंटर पे अटैक कर दिया, तो आप ये देखोगे कि CN नेगेटिव क्योंकि खुद में न्यूक्लियोफाइल है, ये खुद में न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो जिस कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा उस कार्बन सेंटर के ऑपोजिट वाले कार्बन पे पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि इसके पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करके इस कार्बन पे चला जाएगा। अभी जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का शिफ्ट है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का शिफ्ट होना है कुछ इस तरीके से बनेगा आपके पास, दिस वे वी हैव कार्बन सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, यहाँ पे आके जुड़ गया CN आपका, और इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, राइट, क्योंकि इस पे पाई बॉन्ड शिफ्ट कर गया, तो इधर आ गया आपका नेगेटिव चार्ज। नाउ दिस शिफ्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी व्हेन अटैकिंग रिएजेंट इज प्रेजेंट, डिमांड की बेसिस पे काम होगा। जब अटैकिंग रिएजेंट आएगा उस टाइम पे जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का शिफ्ट होना है, देखो लिख रखा है मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल का मतलब होता है एक से ज्यादा, जब हम पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में जब शिफ्ट होगा, दिस शिफ्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट। इस इफेक्ट को इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, जब सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन, नॉट सिग्मा, सॉरी सिग्मा तो इसमें होगा ना, देखिएगा इंडक्टिव में सिग्मा होता है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का शिफ्ट किसी अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में, चाहे उस कार्बन की तरफ जिस पे अटैकिंग रिएजेंट जुड़े, चाहे उस कार्बन के अवे जिस पे अटैकिंग रिएजेंट जुड़े, उसको हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलेंगे। अब जिस कार्बन की तरफ अटैकिंग रिएजेंट आ रहा है, अगर उसकी तरफ डेंसिटी शिफ्ट हो जाए देन दैट इज प्लस C, और अगर उसके ऑपोजिट हो जाए देन दैट इज -C। तो अब देखिए सिंपली ये -C था, ये वाला जो मैंने लगा रखा है -C है, ठीक है ना, और नेगेटिव चार्ज भी आ रहा है, या आप ऐसे याद रख लो कि नेगेटिव वाला अटैक कर रहा था -C, पॉजिटिव वाला कर रहा है तो +C, ठीक है। अच्छा, ये भी काफ़ी ईजी सा है, ये भी आपके NCERT का ही है।
आपको एल्कीन आइडेंटिफाई करना है जिसका ओजोनोलिसिस करने के बाद फॉर्मल्डिहाइड बनेगा और एसिटल्डिहाइड बनेगा। देखिए इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली जो प्रोडक्ट बन रहे हैं आप सिंपली पहले प्रोडक्ट बना लीजिए। ये मैंने फॉर्मल्डिहाइड बना लिया, ये मैंने एसिटल्डिहाइड बना लिया, ये मिथेनॉल आ गया, इथेनॉल आ गया। अब आपको सिंपली इनके सी डबल बॉन्ड ओ एक तरफ रखने हैं और कार्बन डबल बॉन्ड ओ को कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से रिप्लेस कर देना है। तो मैंने ऑक्सीजन ऑक्सीजन हटाया और इन कार्बन कार्बन को आपस में जोड़ दिया सिंपली, तो ये बना लिया मैंने फाइनल, ठीक है। और ये जो आपके पास बनेगा दिस इज नथिंग बट, आप इसका नाम लिख लीजिए, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, सो दिस इज प्रोपीन, दिस इज सिंपली प्रोपीन। तो ये आपके पास प्रोपीन बनेगा सिंपली, ठीक है। ऑप्शन बी। इसका करने का दूसरा तरीका ये होता है कि जो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शंस के स्ट्रक्चर बनाओ और उन स्ट्रक्चर्स को तोड़ के देखो क्या क्या बन रहा है, वैसे भी आप पहुंच सकते हो, ठीक है ना। या इन अदर टर्म आप ऐसा भी देख ले, इजीली तरीके से ऐसे भी देख सकते थे कि मिथेनॉल में 1 कार्बन और एसिटल्डिहाइड में 2 कार्बन, तो टोटल कार्बन 3। अब टोटल कार्बन देखो, लास्ट वाले में ब्यूट में 4 हो गए, कट गया, ठीक है। इथ में 2 हो गए, कट गया। ब्यूट में 4 हो गए, कट गया। तो प्रोप में ही 3 थे, तो प्रोपीन ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आपके पास है, कहता दो द सेंट्रल एटम बोथ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है। इनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है दोनों में, येट HNH बॉन्ड एंगल इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू HOH बॉन्ड एंगल, ठीक है। ये बात सही है, देखिएगा ये मैंने NH3 का स्ट्रक्चर बना दिया, ये मैंने H2O का स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। अब आपको पता है NH3 में एक ही लोन पेयर है और आपका जो H2O है इसमें 2 लोन पेयर है। अब 2 लोन पेयर होने के कारण यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन भी ज़्यादा होंगे और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस भी होंगे, ठीक है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस, ये लोन पेयर रिपल्शंस, जिसकी वजह से एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। इस HOH ये एंगल कम हो जाएगा, बट यहाँ पे एक ही लोन पेयर था तो रिपल्शंस थोड़े से कम थे, इसलिए एंगल ज़्यादा था, ठीक है। तो NH3 में एंगल ज़्यादा था एज कम्पेयर टू दिस। ये पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट दे रखा आपके पास। अच्छा दूसरा स्टेटमेंट कहता है नाइट्रोजन हैज़ 1 लोन पेयर इन NH3 whereas oxygen has 2 lone pair in H2O and the order of electron pair repulsion is lone pair repulsion, then lone pair bond pair, then bond pair। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। दोनों चीज़ें एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रही हैं, जो आपका रीज़न है वो आपके असर्शन को इजिली एक्सप्लेन कर रहा है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट भी करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसका सिंपली। अच्छा नेक्स्ट आपके पास है दैट द मोलर एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है जी। मोलर एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन आपका है वाटर का इथेनॉल से अलग होगा। अब ध्यान से देखिएगा, आपको वेपोराइजेशन करवाना है, ठीक है। और वेपोराइजेशन 1 मोल वाटर का जब किया जाए उस टाइम पे कितना एंट्रोपी में चेंज आएगा, दैट इज नॉन एज मोलर एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। डेफिनेशन तो काफ़ी इजी हो जाता है इसका। अब इथेनॉल और वाटर में अगर तुलना करें दोनों के मोलर एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन में, दोनों को वेपोराइज करना है, ठीक है। दोनों का, अब दोनों को बॉयल करना है आपने बेसिकली। अब दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में अंतर होता है। जो आपका वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मैंने लिख भी रखा है इजी करने के लिए, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वाटर में एज कम्पेयर टू इथेनॉल, क्योंकि इथेनॉल में आपके पोलर पार्ट, नॉन पोलर पार्ट ज़्यादा होते हैं। जो C2H5 वाला पोर्शन है नॉन पोलर है, जिसकी वजह से जो आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगी वो थोड़े से स्टीरिकली हिंडर्ड हो जाते हैं और मोर ओवर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस भी बढ़ जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने के कारण बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा वाटर का, ठीक है ना। और अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो इसका वेपोराइजेशन लेट हो जाएगा। वेपोराइजेशन दोनों का डिफर करेगा, जब दोनों का वेपोराइजेशन डिफर करेगा तो ऑब्वियस है दोनों का मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन या मोलर एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन डिफर कर जाएगा, ठीक है। तो ये बात सही है, दोनों का डिफरेंट होता है। अच्छा रीजन में लिख रखा है कि वाटर इज मोर पोलर देन इथेनॉल, बात तो सही है। देखिए बात तो करेक्ट है, काय को, क्योंकि वाटर वाला ज़्यादा पोलर होगा, डाइपोलमेंट ज़्यादा है, लेकिन इथेनॉल का डाइपोलमेंट थोड़ा कम होता है। ये दोनों बातें तो सही हैं, लेकिन जो इसका मेन रीज़न है वो ये है कि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वाटर का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा होगा, जिसके कारण इसका एंथैल्पी एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन अलग होता है, लाइक डिफर करता है, दोनों का अलग है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें सही हैं लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन बी आ जाएगा, रीज़न इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आपके पास है दैट एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, हाँ ये समझना ध्यान से, ठीक है ना। रेजोनेंस हाइब्रिड का एनर्जी समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मान लीजिए मैं ऐसा लिख लेता हूँ, देखना ध्यान से। सपोज कर लो मैंने ये बेंजीन का एक कैक्यूल स्ट्रक्चर बना दिया, ये मैंने बेंजीन का दूसरा कैक्यूल स्ट्रक्चर बना दिया, इन्हीं पाई बॉन्ड्स को शिफ्ट करके अल्टरनेट पोजीशन पे लेके चला गया, ठीक है। अब आपको ये पता है कि इन्हीं का जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये मैंने रेजोनेंस हाइब्रिड बना दिया। अब आप ये देखोगे कि जब इनके एनर्जीज को आप कंपेयर करो, देखो मैं ग्राफिकली आपको ऐसे बता देता हूँ, देखना ऐसे लिख लिया मैंने, ठीक है ना। अब इन बेंजीन के कैक्यूल स्ट्रक्चर को जब आप कंपेयर करोगे ना, मान लीजिए ये आपका कैक्यूल स्ट्रक्चर था, ये आपका दूसरा कैक्यूल स्ट्रक्चर है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर बना लेता हूँ, थोड़ा सा, एक सेकेंड।
यहाँ पे बना लेता हूँ मैं, ठीक है ना। ये क्या केवल स्ट्रक्चर इसका। अच्छा दूसरा क्या केवल स्ट्रक्चर मान लीजिए ऐसा लिख लेता हूँ मैं, सपोज कर लीजिए, ठीक है। ये क्या दूसरा केवल स्ट्रक्चर। अब जो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है, रेजोनेंस हाइब्रिड का एनर्जी इन दोनों के या कितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हों, कितने भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हों, रेजोनेंस हाइब्रिड का एनर्जी हमेशा दोनों के कंपैरिजन में कम होगा, दोनों का एवरेज से कम होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेजोनेंस हाइब्रिड मान लीजिए एवरेज निकालने के बाद आपका रेजोनेंस हाइब्रिड कहीं यहाँ पे आना चाह रहा था, सपोज कर लो कहीं इस पे आना चाह रहा था, इस पोजीशन पे एवरेज आ रहा था, इस पे एवरेज आ रहा था, ठीक है। लेकिन रेजोनेंस हाइब्रिड का एनर्जी हमेशा इससे कम होगा। यहां पे आपका कहीं रेजोनेंस हाइब्रिड बन रहा है, सपोज कर लो यहां पे कहीं हाइब्रिड बन रहा है, ठीक है। तो हमेशा रेजोनेंस हाइब्रिड का एनर्जी कम होगा एज कंपेयर टू द एवरेज एनर्जी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और यही कारण है कि रेजोनेंस हाइब्रिड का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है और ये सारे के सारे कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन कर पाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसका एनर्जी हमेशा एवरेज से कम होगा, ऑलवेज लेस देन एवरेज, ठीक है ना। जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनेंगे उनसे हमेशा कम होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा दूसरा है दैट रेजोनेंस हाइब्रिड कैन नॉट बी रिप्रेजेंट बाय अ सिंगल स्ट्रक्चर। अच्छा रेजोनेंस हाइब्रिड की बात, इस स्टेटमेंट में थोड़ी सी गड़बड़ है। गड़बड़ कैसे कि लाइक रेजोनेंस हाइब्रिड हमेशा हर मॉलिक्यूल के लिए एक ही बनेगा, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है, मैं थोड़ा बता देता हूँ उसको, ठीक है ना। दिक्कत ये है कि अगर आप इस स्टेटमेंट को इस हिसाब से लेके चलो कि किसी भी मॉलिक्यूल के लिए जो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वो अकेला होगा, तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी रेजोनेंस हाइब्रिड आपका होगा ना, ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वो बेसिकली सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर का एक रिजल्टेंट होगा। ये जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होंगे ना, इन कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स का एक कॉम्बिनेशन मान लीजिए आप, ठीक है। इन सब का एक मिक्सचर मान लीजिए, सबके कैरेक्टर्स इसमें समा जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर का एक रिजल्टेंट होगा, अकेला नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा। इसकी रिप्रेजेंटेशन अकेले की जा सकती है, बट एक्चुअली में बहुत सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं उन सब को ध्यान में रखते हुए रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया जाता है, ठीक है। सो रेजोनेंस हाइब्रिड कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल स्ट्रक्चर। ये एक्चुअली में स्टेटमेंट में थोड़ा सा गड़बड़ है। रिप्रेजेंटेशन तो एक से होता है, उसमें दिक्कत नहीं है, रिप्रेजेंटेशन एक ही से होगा हमेशा, लेकिन इट इज़ बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ द कैनोनिकल स्ट्रक्चर जितने भी पॉसिबल होंगे एक मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके पॉसिबल आंसर्स के हिसाब से चल लेना ना फिर इसमें ऑप्शन डी मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, बट फिर ऑप्शन डी एक ही बच रहा है, एक ही ऑप्शन डी बच रहा है इसमें, ठीक है ना। देखिए ऐसा क्यों, क्योंकि ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया और दोनों गलत वाला कोई ऑप्शन दे नहीं रखा है, ठीक है ना। तो फिर ऑब्वियस है फिर डी आएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन गलत वाला कोई दे ही नहीं रखा वैसा। हाँ अगर ऐसा दिया होता कि दोनों रॉन्ग है तो फिर आप कहीं ना कहीं टिक कर सकते थे, ठीक है। तो ये है, लेकिन ध्यान में रखना रेजोनेंस हाइब्रिड, फिर से बता रहा हूँ मैं, रेजोनेंस हाइब्रिड होता एक ही है, बट एक्चुअली में इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं उन सब का बॉस है ये, उन सब को देख के बनाया जाता है इसको, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आपके पास एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे है। अच्छा सवाल है, ठीक है ना। देखिए एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लाइक आपने पढ़ भी रखा है, जैसे बेंजीन में हेलोजिनेशन कर देते हैं, फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, कि बेंजीन में कोई इलेक्ट्रोफाइल आए और ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन की फॉर्म में जो होता है उसको हटा के बैठ जाए, ठीक है। अब एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो रेट होगा, इस पे एनसीईआरटी पे सवाल दे रखे हैं, ये प्रैक्टिस कर लेना। ये जो ARES है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसका रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स के। वो सारे ग्रुप जो रिंग को एक्टिवेट करते हैं, और रिंग को एक्टिवेट करने वाले ग्रुप वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करते हैं, ठीक है ना। दैट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, वो सारे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन को डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। अब पहले में दे रखा है दैट एनालीन इज मोर रिएक्टिव देन नाइट्रोबेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब एनालीन में NH2 प्रेजेंट है और नाइट्रोबेंजीन में NO2 प्रेजेंट है। अब आपको बताइए जो NH2 आपका है इसके ऊपर लोन पेयर है, और ये लोन पेयर बेंजीन रिंग को डोनेट होगा प्लस R के थ्रू, और जब बेंजीन रिंग को ये डोनेट होगा तो इसका मतलब ये होगा कि रिंग एक्टिवेट हो जाएगा, तो ये एक्टिवेटर है, ठीक है। अगले वाले में NO2 है, और NO2 तो बहुत खतरनाक -I -R लगाता है, ध्यान में रखिएगा। तो -R लगाएगा और रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा, तो ये बहुत खतरनाक डीएक्टिवेटर है, रिंग डीएक्टिवेटर है। और रिंग डीएक्टिवेटर क्या करते हैं, रेट को डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है ना। सो इनमें रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है कि एनालीन ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू नाइट्रोबेंजीन, दिस इज वेरी ट्रू, ओके। सेकंड आपके पास है दैट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। अब देखो ये वाला जो ग्रुप था आपका NO2, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, ये EWG ग्रुप था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था। ये कहता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर एक्टिवेटिंग, तो ये बात गलत है।
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक्टिवेटिंग नहीं होते, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एक्टिवेटिंग होते हैं, ठीक है। और यही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या रिंग एक्टिवेटर जो आपके पास होते हैं, यही ओपी डायरेक्टर भी होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। और ये वाले आपके कैसे आ जाते हैं, एम डायरेक्टर, मेटा डायरेक्टर, राइट, ये मेटा डायरेक्टर होंगे। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। सो सी ऑप्शन राइट, ए इज करेक्ट बट बी इज रॉन्ग, ठीक है। ये वाले थे आपके सेक्शन ए के।